हेलो एवरीवन, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज़ को शुरू हमने किया हुआ था। अभी तक हमने चैप्टर 4 तक डिस्कस कर दिया था। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, कि किस तरह किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक पर्सन को अरेस्ट करने से पहले, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जिस पर एक पर्सन अरेस्ट हो सकता है। वो सारे प्रोविज़न्स जो सीआरपीसी में और जो सारा प्रोसीजर एक अरेस्ट के रिलेटेड दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और चैप्टर 5 जो है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, ये सेक्शन 35 ऑफ BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लेकर के सेक्शन 62 तक डील करता है। तो हम वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 35 कहती है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि एक वारंट के अलावा कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं तो पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करती है और किसी किसी को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट को वारंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं कि जहाँ पर वारंट की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पर नहीं पड़ती। तो जो भी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले एक कोर्ट का वारंट या मजिस्ट्रेट का वारंट रिक्वायर्ड होता है। अगर वारंट होगा तभी आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 35 कहती है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इसकी सब सेक्शन 1 कहती है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है और वो ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसे पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सिंपल सी बात इसमें कही है। अब सब इसमें जो सब सेक्शन 1 की क्लॉज बी है वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है और जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से कम है और ऐसे ऑफेंस की या तो कंप्लेंट आई है पुलिस के पास या फिर उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि कहीं पर कोई इस तरह का ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, तो अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो इसमें पहली कंडीशन बताई है कि सबसे पहले तो एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो पुलिस को लगना चाहिए कि हाँ भाई कहीं पर ऑफेंस कमिट हुआ है। और दूसरी ये कि उस पर्सन का अरेस्ट ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि फर्दर ऑफेंस कमिट ना हो या उस ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्सन का अरेस्ट होना ज़रूरी है, या फिर अगर उसको अरेस्ट किया जाएगा तो वो मतलब फर्दर एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना कर पाए, इसलिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर वो किसी पर्सन को जो उस फैक्ट्स के साथ एक्वाइंटेड है, मतलब जो उस फैक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको किसी तरह की थ्रेट या इंड्यूसमेंट ना दे, इसलिए उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। और उसकी प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर करने के लिए कि ताकि उसको जब कोर्ट रिक्वायर करे तो हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें, इसलिए उस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है। तो ये रीजंस रिकॉर्ड करके इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बताऊंगा कि जो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के रिगार्डिंग बहुत ही फेमस केस है, जिसका टाइटल है अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो वो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट जो है वो शो होनी चाहिए इस सेक्शन के अंडर, कि ये जो कंडीशंस हमने अभी डिस्कस की, जो 35 की क्लॉज बी के अंदर जो कंडीशंस बताई हैं, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट जो है वो होगा और उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। अगर नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट नहीं है तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये इस केस में कहा गया था। उसके बाद इसमें प्रोवाइडेड बताया है कि जब भी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होती है, तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो उसके स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया। अब इसमें सी क्लॉज है
अभी बी क्लॉज में हमने पढ़ा कि जिसमें ऑफेंस 7 साल तक की पनिशमेंट है, यानी 7 साल से कम कम की। और क्लॉज सी के अंदर है कि अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है या कंप्लेंट आई है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, और उसमें अगर पुलिस को रीज़न टू बिलीव है कि वाकई में कहीं पर ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। डी क्लॉज में बताया है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी इस संहिता के अंदर किसी मैजिस्ट्रेट ने या किसी कोर्ट ने उसको उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बाई ऑर्डर किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ई क्लॉज में बताया है कि अगर किसी की पोजेशन से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर होती है तो उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। एफ क्लॉज में बताया है कि अगर कोई पर्सन पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने से रोकता है या किसी तरह की रुकावट पैदा करता है तो उस पर्सन को भी फौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। या फिर अगर कोई पर्सन कस्टडी में से भाग गया है या भागने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है तो उसको भी अरेस्ट करके रखा जाएगा। जी क्लॉज में बताया है अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में से डेजर्टेड है, यानी कोई भगोड़ा है जो आर्म्ड फोर्सेस में से भाग गया है तो उस पर्सन की भी इंफॉर्मेशन मिलने पर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एच क्लॉज में बताया है कि अगर कोई पर्सन जिसने आउटसाइड दी इंडिया कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है कि जो अगर इंडिया में कमिट किया गया होता तो वो ऑफेंस होता और उसके उस एक्ट की वजह से वो लाइबल है कि उसको डिटेन करके रखा जाए और वो एक्स्ट्राडिशन के लिए भी लाइबल है। एक्स्ट्राडिशन यानी कि जो पर्सन किसी दूसरी कंट्री में ऑफेंस कमिट करता है या फिर इस कंट्री में ऑफेंस कमिट करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है तो दूसरी कंट्री वाले उसे अरेस्ट करके एक्स्ट्राडिक्शन करते हैं, यानी उसे वापस उस कंट्री को या उसकी गवर्नमेंट को डिलीवर करते हैं अरेस्ट करके। देन आई क्लॉज में बताया है कि अगर कोई रिलीज्ड कन्विक्ट है, यानी कोई कन्विक्टेड पर्सन था उसको रिलीज किया गया है और उसने ब्रीच किया है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 394। सेक्शन 394 की सब क्लॉज 5 कहती है कि जब कोई पर्सन चेंज ऑफ रेजिडेंस करेगा, मतलब जो कन्विक्टेड पर्सन था उसको अगर रिलीज किया गया है तो उसे टाइम टू टाइम अगर वो एड्रेस अपना चेंज करता है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई पर्सन अपना एड्रेस चेंज कर देता है और वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता तो वो ब्रीच होगा उस कंडीशन का। तो अगर किसी ने वो ब्रीच किया है तो उस पर्सन को भी फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन जे क्लॉज कहती है कि उस पर्सन की अरेस्ट के लिए अगर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने रेक्विजिशन दिया है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, चाहे वो ओरल में हो या चाहे रिटन में हो, तो उस पर्सन को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सब सेक्शन 1 थी। सब सेक्शन 2 कहती है कि किसी भी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस कमिट किया है तो उसे बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट वारंट, यानी उसको अरेस्ट करने से पहले आपको कोर्ट से वारंट इशू करवाने होंगे। सब्जेक्ट टू सेक्शन 339 कहा गया है क्योंकि 39 हम आगे डिस्कस करेंगे। 39 में है जब उस पर्सन से नाम पूछा जाएगा और अगर वो नाम या अपना एड्रेस नहीं देता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सब सेक्शन 3 कहती है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई हीनियस क्राइम नहीं है और उसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे एक नोटिस इशू किया जाएगा। वो नोटिस इशू किया जाएगा उसको अपीयरेंस के लिए कि आप पुलिस स्टेशन में अपीयर हो जाइए ताकि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें और हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। और सब सेक्शन 4 कहती है कि जिस पर्सन को वो नोटिस मिलेगा उस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस नोटिस की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करे, यानी उसको अगर पुलिस स्टेशन में बुलाया है तो उसको अपीयर होना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है। सब सेक्शन 6 कहती है सब सेक्शन 5 कहती है कि जहाँ पर उसने उसकी कंडीशंस को कंप्लाई किया, उस नोटिस की कंडीशन को कंप्लाई करेगा तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 6 कहती है कि अगर उसने वो कंडीशंस या फिर वो नोटिस की जो टर्म्स थे, जो कंडीशंस थे, उसको कंप्लाई नहीं किया, उसको बुलाया था अपीयर होने के लिए और वो नहीं आया, तो उस केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर्स ऑफ दी कोर्ट। अगर कोर्ट कहेगी कि इसको अरेस्ट कर लो या उसको रिलीज कर दो तो रिलीज किया जाएगा, वरना अगर वो अपीयर नहीं होता है तो उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा। सब सेक्शन 7
ये एक नई क्लॉज ऐड हुई है BNSS के अंदर। इसमें इतना बताया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है कि जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है, और वो ऑफेंस कमिट किसने किया है, वो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो कौन है, या तो कोई इन्फर्म है या फिर कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र का कोई बुजुर्ग है, तो उसने अगर कोई इस तरह को ऑफेंस कमिट किया है तो उसको अरेस्ट करने से पहले एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी। पुलिस वो परमिशन किससे लेगी, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो DSP यानी डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे अबव रैंक का जो भी ऑफिसर होगा उससे परमिशन ली जाएगी और फिर उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज आप उसको भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। ये थी सेक्शन 35 जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमने एक अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस को भी डिस्कस किया। अब सेक्शन 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है और ड्यूटीज़ क्या हैं उस ऑफिसर की जो अरेस्ट कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बताऊंगा, जो केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको DK बासु गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। 1996 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए कि जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे तो आप एक एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की करके जाओगे, यानी वो जो पुलिस नेम प्लेट लगा करके जाती है, और उस पर्सन का भी कि किसको अरेस्ट करना है, ताकि जब आप उसको पकड़ो और आपको आसानी हो जाए कि हाँ भाई यही पर्सन है। और दूसरा, इसमें वो जब उसको अरेस्ट करेगा तो वो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा, जो भी उसको डिटेल्स भरनी होंगी वो भर के उसको अटेस्ट करवाएगा विटनेस से। वो विटनेस कौन होगा, या तो उस पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, या तो कोई उसका फैमिली मेम्बर होगा, या फिर जिस लोकेलिटी में से उसको अरेस्ट किया गया है उस लोकेलिटी का कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन, उससे वो अटेस्ट करवाया जाएगा और फिर उसको काउंटर साइन करवाया जाएगा। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो उसके बाद उस पर अपने काउंटर सिग्नेचर डालेगा। और C क्लॉज में इसमें बताया है कि उसको वो इन्फॉर्म भी करेंगे। क्या इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपका ये राइट है कि आप अपने अरेस्ट के बारे में किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म कर सकते हो, चाहे अपनी फैमिली में, चाहे किसी भी फ्रेंड को, या किसी भी पर्सन को आप चाहो तो उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। ये सेक्शन 36 की तीनों क्लॉजेज थी। अब DK बासु गाइडलाइंस में भी यही बातें कही गई थी, और इस DK बासु के केस के चलते हुए सेक्शन 41 बी इनकॉर्पोरेट हुई थी, सेक्शन 41 ए या बी इनकॉर्पोरेट हुई थी CRPC के अंदर, और बाद में चल के वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 36 हो गई है। तो ये आप एक बारी कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये सेक्शन 41A थी या 41B थी, तो वो आप क्लियर ज़रूर कर लेना। तो उसके बाद से ये प्रोविज़न में आ गया। पहले सिर्फ ये DK बासु गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, बाद में ये इनकॉर्पोरेट कर दी गई CRPC के अंदर, और अब BNSS में सेक्शन 36 है ये। देन सेक्शन 37 है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश करती है, पुलिस के कंट्रोल रूम्स। और सब क्लॉज B कहती है कि उन कंट्रोल रूम्स में एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक का कोई पर्सन होगा, और उस पर्सन की क्या ड्यूटी लगाएंगे कि वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, वो जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसका नाम, उसका एड्रेस और उसने क्या ऑफेंस किया है, किस नेचर का ऑफेंस किया है, वो सब मेंटेन किया जाएगा, और उसको डिस्प्ले किया जाएगा पुलिस स्टेशंस में और हेडक्वार्टर लेवल पे उसको डिस्प्ले किया जाएगा, इंक्लूडिंग द डिजिटल मोड, यानी डिजिटल वे में भी उसको डिस्प्ले किया जाएगा। ये थी हमारी सेक्शन 37 ऑफ द BNSS। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 38, जो कहता है कि राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। अब जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करके लाया, तो ये हमने उसको एक राइट दे दिया है कि उस पर्सन का राइट है कि वो अपनी चॉइस के किसी भी एडवोकेट के साथ मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है, कब मिल सकता है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप इसमें नोट कर लीजिए कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी जब इंटेरोगेशन चल रही होगी उस दौरान वो अपनी मर्जी के वकील के साथ मिल सकता है, लेकिन थ्रू आउट द इंटेरोगेशन नहीं मिल सकता। यानी ये नहीं है कि आप पूरी इंटेरोगेशन में अपने वकील के साथ रहेंगे या वकील प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ जब आपकी इंटेरोगेशन चल रही होगी उस दौरान आप अपने वकील के साथ मिल सकते हैं, थ्रू आउट द इंटेरोगेशन आप नहीं मिल सकते। तो सेक्शन 39 आते हैं, अरेस्ट ऑन रेफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था वो अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 39 जिसकी सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा ऑफेंस होता है कि जहां पर आपको वारंट की जरूरत पड़ती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने पर अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी चाहे प्रेजेंस में हुआ हो, वो उस पर्सन को पकड़ करके उसका नाम और उसका रेजिडेंस पूछेगा। अगर वो बंदा उसको अपना नाम और रेजिडेंस नहीं बताता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सब सेक्शन 2 कहती है कि उसको तब तक अरेस्ट करके रखा जाएगा जब तक कि उसका ट्रू नेम या उसका रेजिडेंस असर्टन नहीं हो जाता, यानी ये नहीं पता चल जाता था कि इसका असली नाम क्या है और उसका रेजिडेंस क्या है। जब उसका नाम और रेजिडेंस पता लग जाएगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, ताकि वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो सके जब मैजिस्ट्रेट उसकी अपीयरेंस को रिक्वायर करेगा। तो प्रोवाइडेड इसमें बताया है कि अगर वो पर्सन जो अरेस्टेड पर्सन है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया और उसने नाम नहीं बताया था और अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अगर वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो उसको जब रिलीज किया जाएगा तो वो विद श्योरिटीज रिलीज किया जाएगा, और वो श्योरिटीज जो हैं वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। और सब सेक्शन 3 में कहते हैं कि अगर उसका नेम असर्टन नहीं होता है या फिर वो फेल हो जाता है कि वो बॉन्ड या बेल जो भी श्योरिटीज़ हैं अगर वो फर्निश नहीं कर सकता विद इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर ना तो उसका नाम असर्टन हुआ, ना उसके रेजिडेंस का पता चला, ना ही वो बेल या श्योरिटीज़ फर्निश कर सका, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एक मैजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी उस एरिया के रिगार्डिंग या उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फिर फर्दर जो भी ऑर्डर्स आएंगे। सेक्शन 40 कहती है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि पुलिस ऑफिसर जहां पर अरेस्ट कर रहे हैं, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 में कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन, कोई भी आम आदमी, मैं, आप या कोई भी पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या नहीं। तो इसकी सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या तो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको कोई भी प्राइवेट पर्सन यानी मैं, आप या कोई भी पर्सन किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो या फिर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो और या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो कोई भी पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। और जब वो उसको अरेस्ट कर लेगा तो वो विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर अंदर उसको वो डिलीवर करेगा या फॉरवर्ड करेगा किसके पास, पुलिस के पास, यानी पुलिस ऑफिसर के पास या फिर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में जाकर के उसको फॉरवर्ड कर देगा। सब सेक्शन 2 इसकी कहती है कि अगर ये पुलिस को जब वो डिलीवर करेंगे और पुलिस के पास रीजन टू बिलीव होंगे, सेक्शन 35 के अंदर जो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी उसकी सब सेक्शन 1 में, कि अगर वो कंडीशंस होंगे और उसको ये रीज़न टू बिलीव होगा कि हाँ भाई इसने ऑफेंस कमिट किया होगा, तो वो उसको अरेस्ट करके कस्टडी में रखेंगे। सब सेक्शन 3 कहती है अगर रीज़न टू बिलीव है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, कॉग्निजेबल नहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और अगर उसने अपना नाम या अपना रेजिडेंस देने से मना कर दिया, तो फिर सेक्शन 39 जो हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि जब तक नाम उसका रेजिडेंस नहीं पता चल जाता वो उसको अरेस्ट करके रखेंगे, और जब पता चल जाएगा बेल बॉन्ड के साथ वो उसको विद श्योरिटीज़ के साथ रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई मतलब पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ या इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा कि जाओ भाई आपको छुट्टी।
देन सेक्शन 41 अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर का अरेस्ट हमने देख लिया, प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट हमने देख लिया। अब सेक्शन 41 कहती है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। क्या कोई मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है? सब सेक्शन 1 कहती है कि अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उनकी प्रेजेंस में किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या तो खुद उसको पर्सन को अरेस्ट कर लेगा या फिर वो ऑर्डर देगा कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। सब सेक्शन 2 में बताया है कि वो जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस पर्सन के वारंट इशू करने के लिए, तभी वो उसको कर सकता है। ये थी सेक्शन 41। देन सेक्शन 42 है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम दी अरेस्ट, कि जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होंगे उनको एक तरह की प्रोटेक्शन दे के रखी है सेक्शन 42 के अंदर कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 1 कहती है कि सेक्शन 35, 35 और 39 से लेकर के 41 के जो प्रोविजंस हैं वो बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उन पर, वाइल जब वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहे थे उन केस में आप उनको बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाती है कि उस पर्सन को, उस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट करने की नौबत आ जाती है तो आपको प्रायर परमिशन यानी प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जहाँ पर एक स्टेट के पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस की बात आती है तो अगर उस केस में किसी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट करना है तो उस केस में आप प्रायर सैंक्शन किसकी लेंगे? स्टेट गवर्नमेंट की लेंगे। ये थी सेक्शन 42। देन सेक्शन 43 है हमारी अरेस्ट हाउ मेड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी तक तो हमने देखा कि हाँ भाई अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन 43 जो BNSS की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सेक्शन में बताया है कि आप किस तरह से अरेस्ट करेंगे किसी पर्सन को। तो सब सेक्शन 1 इसकी कहती है कि किसी पर्सन को टच कर लेना या उसको कन्फाइन कर लेना, उसको पकड़ लेना, उसे कहते हैं एक पर्सन का अरेस्ट करना। और प्रोवाइडेड इसमें बताया गया है कि जब आप किसी वुमेन को अरेस्ट करेंगे या वुमेन को कन्फाइन करेंगे तो एक ओरल सबमिशन टू कस्टडी हम प्रिज्यूम करते हैं औरत की तरफ से कि हाँ भाई औरत हमारे साथ कस्टडी में जाने के लिए रेडी है, तो आप उस केस में उसको अरेस्ट उस तरह से लेके जा सकते हो, यानी उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो इसमें प्रोवाइडेड में यही बताया है कि अगर उसे पकड़ के ले जाने की ज़रूरत पड़े या उसे कन्फाइन करने की नौबत आए तो उस केस में आपको एक वुमेन पुलिस ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा। तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही एक वुमेन को टच करके या उसको पकड़ करके लेके जा सकती है कस्टडी में। अदरवाइज अगर वो ऐसे आप उसे कहते हो कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं तो एक प्रिजम्पशन माना जाता है ओरल सबमिशन वुमेन की तरफ से कि वो कस्टडी में जाने के लिए रेडी है, आप उसको टच नहीं कर सकते। अगर वो टच या पकड़ के लेके जाना पड़े तो आपको वुमेन पुलिस ऑफिसर बुलानी पड़ेगी। देन सब सेक्शन 2 है इसमें कि जिस पर्सन को हम अरेस्ट करने गए अगर वो फोर्सिबली रेजिस्ट करता है यानी भागने की कोशिश करता है या भागता है तो उस केस में आपके पास पावर है कि आप ऑल नेसेसरी मेजर्स जो भी हैं उस पर्सन को भागने से रोकने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है हैंड कफ्स के बारे में, हथकड़ी जो हम लगाते हैं उसके बारे में। तो इसमें ये कहा कि ये न्यू सेक्शन सब सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुई है, पहले CRPC में नहीं थी। इसमें ये बताया गया है कि जब कोई ऑफेंस होगा आपको उसकी ग्रेविटी को देखना होगा कि वो ऑफेंस किस तरह का है। अगर वो बहुत ही हीनियस ऑफेंसेस है उसमें आप उसको हैंड कफिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको हैंड कफिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से ऑफेंसेस हो गए कि जहाँ पर ग्रेविटी देखी जाएगी, जो हीनियस टाइप के क्राइम्स हैं जहाँ पर आपको हथकड़ी लगा सकते हो, जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, बार बार ऑफेंसेस करता है,
कोई एस्केप्ड पर्सन हो गया, यानी पहले पकड़ा था भाग गया, अब आप जब उसको पकड़ोगे तो हथकड़ी लगा सकते हो, या फिर किसी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिट किया है, किसी ने कोई टेररिस्ट एक्ट कमिट किया है, किसी ने ड्रग्स के रिलेटेड यानी जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हमें एनडीपीएस में देखते हैं उसके रिगार्डिंग अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, या किसी की पोजेशन से इलीगल वेपन्स मिलते हैं यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मिलते हैं, किसी ने मर्डर कमिट किया है या कोई रेप केस है या फिर कोई एसिड अटैक केस है, काउंटरफीटिंग करेंसी एंड बैंक नोट्स वाले जो ऑफेंसेस हैं उसमें, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन वाले ऑफेंसेस और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ये वाले जो ऑफेंसेस हैं इनमें आप हैंड कफिंग यानी हथकड़ी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन सब सेक्शन 4 कहती है कि अगर कोई पर्सन भागने की कोशिश भी करता है तो आप उससे उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते हो अनलेस के उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। उस केस में को छोड़ के आप किसी भी ऑफेंस में, किसी भी केस में आप किसी का डेथ कॉज करने का राइट आपको बिल्कुल नहीं दिया गया है। सब सेक्शन 5 कहती है किसी भी वुमेन को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले यानी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज यानी रात का जो टाइम है उसमें किसी भी वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई स्पेशल एक्सेप्शनल केस है कि किसी वुमेन को रात को अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, नौबत आ गई, तो उस केस में एक वुमेन पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट सबमिट करेगी मैजिस्ट्रेट को, किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करेगी और परमिशन लेगी। अगर उसको परमिशन मिलती है तो ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। देन सेक्शन 44 है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने गए वो पर्सन किसी प्लेस में या किसी बिल्डिंग में एंटर कर गया है और आपको आप उसको अंदर जा कर के ही अरेस्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास ये राइट है, यानी उस पुलिस ऑफिसर के पास या फिर जो पर्सन उसको अरेस्ट करने गया है तो आपके पास ये राइट है कि जो भी उस बिल्डिंग या प्लेस का जो इंचार्ज पर्सन होगा वो आपको फ्री इनग्रेस देगा। ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपको फ्री इनग्रेस देगा उसमें इंटर होने के लिए। अगर आपको फ्री इनग्रेस नहीं मिलता है यानी आपको वो परमिशन नहीं देता है तो आप ये नहीं है कि आप पहले कोर्ट जाएंगे परमिशन लेने, क्योंकि अगर आप कोर्ट परमिशन लेने जाएंगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा, तो आपने ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं देनी है उसको कि वो भाग जाए। तो आपके पास ये राइट है कि आप उस बिल्डिंग का या उस प्लेस का जो भी है उसमें आप उसका डोर या कोई उसका विंडो वो तोड़ करके खुद अंदर जा सकते हैं और उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर कोई पर्दा नशीन वुमेन है यानी जो अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंगली जनरल पब्लिक में ओपनली नहीं आ सकती है, वो उस बिल्डिंग में है कि जहाँ पर आपने अंदर जाना है, तो आप उसे नोटिस देंगे कि आप खुद को विड्रा कर लें उस प्लेस में से या खुद को लिबरेट कर लें उस प्लेस में से, और जब वो वहाँ से विड्रा हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, तो आप उस बिल्डिंग में एंटर करेंगे। देन सबसेक्शन 3 कहती है कि पुलिस ऑफिसर या कोई भी बंदा जो अरेस्ट करने गया है वो अगर किसी प्लेस में स्टक हो जाता है, किसी बिल्डिंग में अंदर डिटेन हो जाता है, तो वो उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो डोर या विंडो जो भी है वो उसको ब्रेक करके खुद को लिबरेट कर सकता है या फिर किसी ऐसे पर्सन को भी साथ में लिबरेट करवा सकता है कि जो अंदर डिटेन हो गया था। ठीक है, ये थी हमारी सेक्शन 44। देन हमारी सेक्शन 45 है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिस्डिक्शंस। तो जब भी कोई पर्सन या पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाता है तो वो पूरी इंडिया के अंदर कहीं पर भी जा कर के अरेस्ट कर सकता है। देन सेक्शन 46 है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। किसी भी पर्सन को अननेसेसरली रिस्ट्रेंट नहीं करके रखा जाएगा, सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी है कि वो एस्केप ना कर सके, भाग ना सके, उतना ही आपको रिस्ट्रेंट करना है। ये नहीं कि आप किसी को पकड़ के लाए और उसको रस्सियों में और बेड़ियों में जकड़ करके रख दिया, सिर्फ उतना आपने रखना है ताकि वो भाग ना सके। देन सेक्शन 47 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल।
जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाता है विदाउट वारंट, तो वो उसको फुल पर्टिकुलर्स कम्युनिकेट करेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट करके लाया गया है, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, क्या आपने ऑफेंस कमिट किया है, वो सारे पर्टिकुलर्स और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको बताए जाएंगे। सब सेक्शन 2 कहती है कि अरेस्टेड पर्सन है अगर अदर देन नॉन बेलेबल, यानी अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो आप उसको ये भी बताओगे कि भाई आपका राइट है बेल का, आप बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो आपका राइट है, आप बेल के लिए अप्लाई करें और बेल लेके आप जाएं। सेक्शन 48 कहती है ओब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट केस ला इसमें मैं आपको बताऊंगा, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2005 का ये केस था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि जिस पर्सन, जो भी ऑफिसर जिस पर्सन को अरेस्ट करके लाएगा उस पर्सन की ये ड्यूटी है, उस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उस पर्सन की इंफॉर्मेशन देगा किसी ऐसे बंदे को जो उसने नॉमिनेट किया गया होगा, कि अगर उसकी इंफॉर्मेशन अरेस्ट के बारे में किसी को नहीं है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया है तो जो भी पर्सन वो नॉमिनेट करेगा उस पर्सन को आपको बताना पड़ेगा, ये उस ऑफिसर की ड्यूटी है। तो ये जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बाद में सेक्शन 50A करके सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट हुई, और जब सीआरपीसी में इनकॉर्पोरेट हो गई तो अब ये बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 48 है कि ये उस बंदे की ओब्लिगेशन है कि वो उसके अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा किसको, जिस भी बंदे को वो अरेस्टेड पर्सन नॉमिनेट करेगा, और वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी वो इंफॉर्मेशन देगा, और वो जो नॉमिनेटेड पर्सन हो सकता है, कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है। सब सेक्शन 2 कहती है कि पुलिस उस अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करेगी, सब सेक्शन 1 का मतलब कि ये आपका राइट है कि आप कोई भी बंदा नॉमिनेट करें और हम उसको आपके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, ये बात बताएगी एज सुन एज कि जब उसको थाने में ले जाया जाएगा, ठीक है। और सब सेक्शन 3 कहती है कि इस चीज़ की एंट्री भी की जाएगी कि हमने किस बंदे को इसकी इंफॉर्मेशन बताई सब सेक्शन 1 के तहत, तो वो एंट्री भी मेंटेन की जाएगी इन सच फॉर्म जैसा स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और सब सेक्शन 4 कहती है कि मैजिस्ट्रेट भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा कि सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 को कंप्लाई किया गया है, कि इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है और उस चीज़ की एंट्री भी की गई है, ये चीज़ भी मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई करेगा। देन सेक्शन 49 है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट और उसे बेल नहीं मिली है, और या तो उसे अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट, पहले में था अगर उसे विद वारंट इशू किया गया है, अरेस्ट करके लाया गया और उसको बेल नहीं मिली है, और विदाउट वारंट लाया गया है और उसे बेल दे दी जाती है लेकिन वो बेल फर्निश नहीं कर सका, और तीसरी कंडीशन ये है कि अरेस्टेड पर्सन विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया गया है और उसे बेल नहीं है, या फिर वो या फिर वो बेल फर्निश नहीं कर पाया है, तो उस केस में उस पर्सन को सर्च किया जाएगा। सर्च करके जो भी आर्टिकल्स उससे रिकवर होंगे, जो भी उससे आइटम्स मिलेंगी, उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स जो उसने पहने होंगे, उसके अलावा जो भी सामान मिलेगा उसको वो अपनी कस्टडी में लेके सेफ कस्टडी में रखेंगे, और उसकी रिसीप्ट भी उस पर्सन को दे देंगे कि हमने आपसे क्या क्या सामान लिया है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जब किसी वुमेन को सर्च करना होगा, फीमेल को सर्च करना होगा, तो उसको एक फीमेल ही सर्च करेगी विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी। ये था हमारा सेक्शन 49। देन हमारी सेक्शन 50 है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाते हो और उसके पास से आपको कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है, तो आप उस वेपन को सीज करोगे और उसको डिलीवर करोगे कोर्ट में, या फिर ऑफिसर जिसके पास भी इस संहिता के अंदर बताया गया होगा कि किस कहाँ पर उसको प्रोड्यूस करना है, तो उस ऑफिसर या कोर्ट के आप वो वेपन डिलीवर कर दोगे। देन सेक्शन 51 है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर
एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जब किसी पर्सन को आप अरेस्ट करके लाते हो और अब पुलिस को ये लगता है कि इसका अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं तो वो हमें एविडेंसेस में हेल्प करेगा, तो आप रिक्वेस्ट करोगे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, तो उसको आप रिक्वेस्ट करोगे और आपकी रिक्वेस्ट पे यानी पुलिस की रिक्वेस्ट पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका एग्जामिनेशन करेगा वो बिल्कुल लॉफुल एग्जामिनेशन होगा और वो उस पर्पस के लिए नेसेसरी फोर्स भी लगा सकता है। सब सेक्शन 2 कहती है कि जब फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो वो एग्जामिनेशन एक फीमेल डॉक्टर या फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर, या तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी या उसकी सुपरविजन के अंडर उसका एग्जामिनेशन होगा। सब सेक्शन 3 कहती है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा विदाउट डिले के बगैर वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा इमीडिएटली किसको, आईओ जो होगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको वो डिलीवर कर देगा। अब एक्सप्लेनेशन में बताया है कि एग्जामिनेशन क्या है और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है। तो एग्जामिनेशन इस पर्पस के बारे में यानी किसी का ब्लड एग्जामिन करना है, ब्लड स्टेन्स हो गए, सेमन हो गए, स्वैब हो गए, सेप्टम हो गया, अगर कोई रेप वाले ऑफेंसेस है उसमें सेमन हो गया, स्वैब हो गए, सेप्टम या फिर स्वेट जो पसीना आता है उसके सैंपल्स लेकर के उसको भी टेस्ट किया जाता है, हेयर सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है, फिंगर नेल की जो क्लिपिंग्स होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है, जो भी आज की मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए से किया जाता है, और डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। इस तरह की जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो भी टेस्ट ज़रूरी लगे वो उस तरह का टेस्ट कर सकता है। बी क्लॉज में बताया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा कि जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होगी जो रिकॉग्नाइज्ड होगी अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत, और जिसका नाम एंटर्ड होगा यानी उसका एनरोल्ड होगा नाम किसी नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में। तो देन हमारे पास सेक्शन 52 है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अरेस्ट अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन जो अरेस्ट होता है और पुलिस को ये लगता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हमें हेल्प करेगा, लेकिन सेक्शन 52 सीधी उस पर्सन के बारे में बात करती है कि जो पर्सन एक्यूज्ड है रेप के ऑफेंसेस में, उसमें क्या होगा कि जब उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा और ये ग्राउंड्स होंगे कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे एविडेंसेस को हेल्प करेगा, तो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उससे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और अगर 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर के रेडियस जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से 16 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है तो फिर किसी भी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका वो करवाया जाएगा, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल लॉफुल होगा और इस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी नेसेसरी फोर्स है वो अप्लाई कर सकता है। सब सेक्शन 2 में बताया है कि विदाउट डिले जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, वो जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, सबसे पहले तो उसका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा उस एक्यूज्ड पर्सन का, और किसने उस पर्सन को लाया यानी जो पुलिस ऑफिसर ने लाया, कांस्टेबल ने लाया, सब इंस्पेक्टर ने लाया और किसने लाया ये चीज़ लिखी जाएगी। उसके बाद उसकी एज लिखी जाएगी, उम्र कितनी है उस पर्सन की, उसकी बॉडी से जो इंजरीज के मार्क्स मिले हैं वो क्या हैं, किस तरह के मार्क्स मिले हैं वो लिखा जाएगा, और जो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी उस पर्सन का मटेरियल लिया गया है उसके बारे में लिखे जाएगा कि हमने क्या मटेरियल लिया है उसका डीएनए प्रोफाइल करने के लिए, और जो भी अदर मटेरियल्स पर्टिकुलर रिक्वायर्ड होंगे वो डॉक्टर या वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ले सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करेगा फिर वो जिस भी कंक्लूजन पर आएगा उस कंक्लूजन के रीजंस भी लिखेगा कि क्यों उसको ये कंक्लूजन देना पड़ा।
देन सबसेक्शन 4 कहती है कि एग्जैक्ट टाइम भी मेंशन किया जाएगा कि कब वो एग्जामिनेशन कमेंस हुआ, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, वो चीज़ भी लिखी जाएगी। और सबसेक्शन 5 कहती है कि जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने ये एग्जामिनेशन किया वो विदाउट डिले उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को, और वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट में जो सेक्शन 193 में जहाँ पे चार्जशीट प्रोड्यूस की जाती है, तो उसी तरह से वो उसको भी फॉरवर्ड करेगा। देन सेक्शन 53 है हमारे पास, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले किसी पर्सन को अरेस्ट करने पर आपको ये लगा कि हाँ इसका हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं क्योंकि ये हमें एविडेंस में काम आएगा। दूसरी जो थी उसमें रेप वाले एक्यूज पर्सन का हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया। अब जो है सेक्शन 53 वो कहती है कि जब आपने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया तो आप उसका एक रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन आप कह सकते हो कि आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हो। तो वो एक मेडिकल ऑफिसर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, अगर कोई मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका एग्जामिनेशन करवा दोगे, प्रोवाइडेड अगर कोई मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये लगे कि किसी पर्सन का हमने एग्जामिनेशन कर लिया और उन्हें ये लगता है कि इसका दोबारा करना चाहिए तो वो दोबारा भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फीमेल का या तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर करेगी या फिर उसकी सुपरविजन के अंदर होगा। सब सेक्शन 2 कहती है कि मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वो रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे, अगर कोई इंजरीज या फिर कोई मार्क्स उसकी बॉडी से मिलते हैं वायलेंस के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो वो सारे वो उस रिकॉर्ड में लिखेंगे। और सब सेक्शन 3 कहती है कि जो एग्जामिनेशन सब सेक्शन 1 में इन्होंने किया था उसकी एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन को भी दी जाएगी या फिर वो पर्सन जिसको नॉमिनेट करेगा उसको भी उसकी एक कॉपी दे दी जाएगी। देन सेक्शन 54 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको अरेस्ट कर लिया है और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है कि यानी आपने देखा होगा कि अरेस्टेड पर्सन जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो किसी विटनेस को बुलाया जाता है कि आओ जी पहचानो, क्या यही था जिसने ऑफेंस किया, क्या यही था जिसने मर्डर किया, जिसको हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी कहते हैं। तो उस पर्सन के लिए वो जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होगा वो अप्लाई करेगा कोर्ट को, और कोर्ट उसकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्शन पास करेगी उस अरेस्टेड पर्सन को कि हाँ भाई आइए अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाइए। और इसमें प्रोवाइडेड में बताया है कि अगर वो पर्सन जो अरेस्टेड पर्सन है जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है वो अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो उस केस में वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो इन द सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट होगी, और ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि हाँ भाई वो आइडेंटिफिकेशन में कंफर्टेबल है और वो ऑडियो वीडियो मीन्स से रिकॉर्ड भी की जा सकती है। ये थी हमारी सेक्शन 54। देन हमारे पास सेक्शन 55 है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब भी कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी रखता है यानी उसको विदाउट वारंट वो अरेस्ट करता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको लगता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो अगर अपने से सबऑर्डिनेट ऑफिसर को रिक्वायर करता है कि हाँ भाई आप चले जाइए और उसको अरेस्ट करके ले आइए, तो वो उसको इन राइटिंग में एक ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा जिसमें वो प्रॉपर ऑफेंस भी मेंशन करेगा और रीजंस भी मेंशन करेगा कि क्यों उसको अरेस्ट करके लाना है। और जब वो उस अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करेगा तो वो अगर चाहे तो वो उससे मांग भी सकते हैं कि हाँ भाई पुलिस साहब आपने मुझे बताया नहीं कि आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया, तो वो उसको ऑर्डर दिखा भी सकता है कि भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का ऑर्डर है कि आपको इस ऑफेंस के रिगार्डिंग या इसके तहत आपको अरेस्ट करके लाना है। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि नथिंग अंडर सब सेक्शन 1 अफेक्ट द पावर ऑफ सेक्शन 35, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा कि वो उसको राइटिंग में ऑर्डर देगा, ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑथराइज्ड था वो अपनी पावर्स जब देगा तब की बात है। अदरवाइज सेक्शन 35 में हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन किसी को भी जाके अरेस्ट कर सकता है, तो उसको ये इफेक्ट नहीं करता है।
देन सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। जिस भी पर्सन की कस्टडी में कोई पर्सन अरेस्टेड जिसकी कस्टडी में रखा जाएगा, उस पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है। सेक्शन 57 कहती है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, अगर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है तो वो विदाउट अननेसेसरी डिले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास ले जाएगा। अगर वो पुलिस ने अरेस्ट किया है तो वो विदाउट अननेसेसरी डिले कोर्ट के पास में प्रोड्यूस कर देंगे, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, जो हमारी बेल की कंडीशन है। अगर उसको बेलेबल ऑफेंस है तो वो उसको बेल देके रिलीज कर देंगे और उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि हाँ भैया कोर्ट के सामने पेश हो जाना फलां तारीख को फलां बजे। ठीक है। देन हमारे पास सेक्शन 58 है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। यानी एक पर्सन को जब आप अरेस्ट करते हो उसको 24 घंटे से ज़्यादा आप डिटेन करके नहीं रख सकते हो, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर कहा गया है जो 187, यानी जो पहले 167 था आई गेस सीआरपीसी में, अब वो 187 है जो रिमांड का प्रोविजन है कि आप किसी पुलिस पर्सन को अरेस्ट करते हो, उसको 24 घंटे से अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। और मैजिस्ट्रेट क्या करता है कि वो देखेगा कि हाँ भाई मैंने इसको आगे बेल देनी है या इसको रिमांड देना है, पुलिस रिमांड देनी है या जुडिशल कस्टडी में देना है। उस ऑर्डर को छोड़ के ऐसे आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते। और जो जर्नी है यानी अरेस्ट प्लेस जहाँ से उसको अरेस्ट किया है वहाँ से लेकर के कोर्ट तक का जो रास्ता है उसको उन 24 घंटों में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि कई बारी आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1.5 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो उसके अलावा आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। देन सेक्शन 59 है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। अब पुलिस ऑफिसर ने जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया उसकी वो इंफॉर्मेशन, उसकी वो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को टाइम टू टाइम वो उसकी इंफॉर्मेशन देती जाएंगे कि हमने किन पर्सन को अरेस्ट किया, विदाउट वारंट किसको अरेस्ट किया और उनको क्या हमने बेल दी या बेल नहीं दी, जिस जो भी है उसके बारे में आप उसको रिपोर्ट करेंगे। सेक्शन 60 कहती है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। तो जब पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करके लाएगी उसको बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड या फिर ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। यानी ये नहीं पुलिस किसी को अरेस्ट करके लेके आई 5-6 घंटे के बाद बोला जा यार जा तू छोड़ जा, लेकिन जब आप उसको अरेस्ट करके लाते हो एफआईआर कटी होगी, आप उसको सिर्फ और सिर्फ बेल या बेल बॉन्ड पे ही उसको रिलीज़ कर सकते हो, डिस्चार्ज करोगे और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश होना होता है, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर देता है कि हाँ भाई इसको डिस्चार्ज कर दो तो आप उसको छोड़ सकते हो। देन हमारे पास सेक्शन 61 है पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। अगर कोई बंदा किसी बंदे की यानी जो अरेस्टेड पर्सन था, जिस पर्सन की कस्टडी में वो था, वो अपनी कस्टडी से भाग गया या फिर उसको कोई रेस्क्यू करके ले गया, अब वो उस पर्सन के पास जिसकी कस्टडी में वो पर्सन था उसके पास ये पावर है कि वो इंडिया में कहीं भी जा करके उसको रीटेक कर सकता है, दोबारा अरेस्ट करके कस्टडी में रख सकता है। सब सेक्शन 2 कहती है कि जो सेक्शन 44 के प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे although not act under warrant or police having authority to arrest। तो सेक्शन 44 के जो प्रोविजंस होंगे वो लागू हो जाएंगे इसमें। और देन सेक्शन 62 है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग अंडर दिस संहिता, कि जब भी आप किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे इस यानी सीआरपीसी के अंडर, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे या किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी निकल रहा है अब ये संहिता हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये इसकी सेक्शन कहती है कि आप उसको अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ यानी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस, जो हमारे संहिता के प्रोविजंस जो हमने सेक्शन 35 से लेकर के सेक्शन 62 तक पढ़ा,
उसके अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको या फिर किसी और लॉ के अंडर अगर प्रोविजन हैं जो इन फोर्स हैं उसके तहत कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर 5 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो अरेस्ट ऑफ अ पर्सन के प्रोविजंस को डील करता है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी डिस्कस किया, अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉज थे, वो भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी, जो प्रोविजंस हैं वो क्लियर हुए होंगे, जजमेंट्स क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं फर्दर वीडियोस कंटिन्यू रखूं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।